किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो उठा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व की कमलनाथ सरकार में हुए किसान कर्ज माफी में बड़े पैमाने पर घोटाले करने का आरोप लगाया है, तो वहीं इन आरोपों पर कांग्रेस अब भड़क उठी है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि पूर्व की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी करने का काम किया था और यही कारण है कि मौजूदा सरकार में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी का भी कर्जा माफ किया गया था। पूर्व मंत्री के मुताबिक नई सरकार किसान कर्ज माफी को रोकना चाहती है और इसी कारण से भूमिका बनाई जा रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाने की बात कही है। पूर्व मंत्री के मुताबिक कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी और इस बात का अनुरोध कोर्ट से किया जाएगा कि किसान कर्ज माफी को लेकर वो राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी करे। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने जून से किसान कर्ज माफी का तीसरा चरण शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन नई सरकार किसान कर्ज माफी को रोकने की भूमिका निभाने का काम कर रही है। इसके अलावा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर घोटालों को लेकर जवाबी हमला बोला है। पूर्व मंत्री के मुताबिक प्रदेश में खाद्यान्न खरीदी में बड़ा घोटाला हुआ है और उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न मध्य प्रदेश में बेचा गया है। आज से लॉकडाउन 4 के नियम जारी हो गए हैं। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के होशंगाबाद रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैफिक है, वो बिल्कुल आम दिनों की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। लग रहा है मानो भोपाल में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लंबी लंबी जो गाड़ियों की कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। हालांकि जो भोपाल नगर निगम क्षेत्र है उसको रेड जोन एरिया माना गया है, लेकिन फिर भी ये स्थिति क्या वाकई में संभालने के लिए या कोरोना को रोकने के लिए ठीक कही जा सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है वो इस वक्त यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक के साथ साथ 4 पहिया जो गाड़ियाँ हैं वो आपको दिख जाएंगी। हालांकि जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर प्रतिबंध ज़रूर लगाया गया है, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर रेड जोन एरिया में भी आवागमन किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस स्थिति के लिए भोपाल या मध्य प्रदेश का कोई दूसरा शहर तैयार है। जबलपुर के मुख्य बाजार अब ऑड ऑन इवन के फॉर्मूले पर खुलेंगे और देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे इस वक्त हम बड़े फुहारा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर दुकानों में बाकायदा नंबरिंग जो है वो कर दी गई है और जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं कि जहां भी 5 से अधिक दुकानें होंगी एक साथ, वहां पर ये फॉर्मूला जो है लागू होगा। तो बेशक आर्थिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के मकसद से अब इस नए फॉर्मूलों की ओर जिला प्रशासन जो है वो आगे बढ़ रहा है। व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे हम समझेंगे ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो बाजारों में लागू हो रहा है, तो क्या कहेंगे प्रशासन की पहल कितनी अच्छी है और कोरोना काल में जो कि अब कहीं ना कहीं व्यवसायिक गतिविधियां भी आगे बढ़ाना है, तो सार्थक कदम मानते हैं या नहीं? बहुत सार्थक कदम है और उसको होना चाहिए। हम खुद सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में नहीं तो जितना बढ़ जाएगा कि इसका फिर अपन से निपट नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा है। पर अभी तक ये नहीं आएगा कि किस नंबर की दुकान कब खुलेगी, इसके लिए व्यापारी थोड़ा परेशान है। ऑड इवन का खैर आदेश विस्तृत जारी होगा, लेकिन चूंकि जिस हम क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऑड इवन लागू होगा तो बेशक भीड़ भी कम आएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा। मानते हैं इस बात को? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग पूरा पालन होएगा और हर आदमी आजकल बहुत समझदार हो गया है। उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे रहना है, कैसे बचना है और उसको बचते हुए वो अपने पूरे जीवन शैली को आगे बढ़ाएगा। आप क्या मानते हैं ऑड इवन फॉर्मूला बेहतर हो सकता है यहाँ पे? ऑड इवन फार्मूला बहुत बेहतर है। इसके साथ हमें स्वयं को जागरूक होना होगा कि हम इस बीमारी से कैसे लड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करें और शासन के जो दिशा निर्देश हैं उनको कैसे मानें। हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। तो व्यापारी इस फॉर्मूले का स्वागत कर रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि वाकई ये फॉर्मूला अगर लागू होगा इस जैसे क्षेत्र में, चाहे बड़े फुहारा हो, कोतवाली हो, लाडगंज हो, तो बेशक कारगर साबित हो सकता है। एक बार पुनः आपको तस्वीर दिखाऊंगा। शटर स्पेस 87, 88 ऑड जो इवन नंबर्स होते हैं, हर दिन निर्धारित किया जाएगा कि सोमवार को ऑड दुकानें खुलेंगी और मंगलवार को इवन दुकानें खुलेंगी। तो इस लिहाज से इसका परिपालन होगा, न केवल यहाँ के मुख्य बाजार बल्कि शहर के जो अन्य बाजार भी हैं जो कि ग्रीन जोन में भी आते हैं, वहां पर भी इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2637 हो गई है। सोमवार रात जारी हुए कोरोना हेल्थ बुलेटिन में 72 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं अब तक कोरोना से 103 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार रात जारी हुए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 902 सैंपल का परीक्षण किया गया था, जिसमें से 830 नेगेटिव आए हैं। वहीं 72 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज मिलना लोगों के लिए चिंता की बड़ी बात बनी हुई है। नए इलाकों में मिल रहे मरीजों की वजह से प्रशासन अब कंटेनमेंट के साथ कोरोना फ्री इलाकों में भी मरीजों की पड़ताल करने जा रहा है।
दरअसल शहर भले ही रेड जोन में हो, फिर भी कई क्षेत्र ग्रीन जोन में शामिल हैं, यानी जहां एक भी कोरोना मरीज नहीं निकला है। प्रशासन अब यहां पर एक बार रैंडमली जांच करवाएगा। जिम्मेदार अधिकारियों का मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसे वह अब तक कोरोना मुक्त क्षेत्र समझ रहे हैं वहां कोरोना मरीज पनप रहे हों। थोड़ी सी चूक के बाद यहां एक साथ कोरोना के मरीज ना निकल जाए, इस लिहाज से जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। चूंकि शहर में कोरोना मरीज के बढ़ने की दर फिर 8% तक पहुंच गई है। मौजूदा वक्त में प्रतिदिन 70 से अधिक मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो रही है और लगभग 50 मरीज प्रतिदिन कोरोना से स्वस्थ होकर घर वापस लौट रहे हैं। साथ ही 50% मरीजों ने अब तक कोरोना को मात दे दी है। वहीं 103 लोगों की मौत की बात सामने आई है। लेकिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीजों के मिलने से अब नए इलाकों में संक्रमण के साथ चिंता भी बढ़ रही है। बहरहाल लॉकडाउन के चौथे चरण में मरीजों के मिलने का सिलसिला जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसरों के लिए जितनी चिंता बढ़ा रहा है, उससे कहीं अधिक प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। जिम्मेदार अफसरों के मुताबिक हालात अब नियंत्रण में है। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में कुछ हद तक लॉकडाउन में रियायत भी दे दी गई है। जल्द ही शहर के हालात भी सामान्य होंगे। राजधानी भोपाल के हॉटस्पॉट जोन अब शहर के लिए डेंजर जोन बन गए हैं। जहांगीराबाद हो या मंगलवारा, रोजाना यहां से नए संक्रमित मरीज मिलते ही जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में आज फिर 38 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कुवैत से लौटे यात्रियों के साथ हॉटस्पॉट जोनों से मिले मरीज भी शामिल हैं, जिसमें एक ही परिवार के 8 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। राजधानी में सोमवार देर रात आई सूची में 46 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें 24 लोग कुवैत से लौटे ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक कुवैत से लौटे कुल 44 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके अलावा जहांगीराबाद से 22 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। अशोका गार्डन और मंगलवारा में 3 नए मरीज मिले। इसमें केसरवानी परिवारों के 14 लोग संक्रमित हैं। लॉकडाउन 4 में प्रदेश में संक्रमण रोकने के लिए यहां सिर्फ 2 ही जोन बनाए गए हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन। ऑरेंज जोन को खत्म कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में फिलहाल बसें नहीं चलेंगी और सभी जोन में शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। रेड जोन में दफ्तर सिर्फ 50% स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। रेड हो या ग्रीन जोन, इन सभी जगह सोशल डिस्टेंस, मास्क और सरकार की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। सड़क पर थूकने पर जुर्माना भी लगेगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में ये कहा गया था कि राज्य सरकार अपने स्तर से जोनों का फैसला ले सकेगी। इसी बात को ख्याल में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश से ऑरेंज जोन गायब कर दिया है। अब रेड जोन और ग्रीन जोन ही बचे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन 4 के दौरान यहां पर संक्रमण की रोकथाम हो सकेगी। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में आज एक ही दिन में 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 4 पुरुष, 1 महिला और 1 साल का बच्चा भी शामिल है। ये सारे वो मजदूर हैं जो पिछले दिनों मुंबई से बैतूल आए थे। कुल 30 मजदूर मुंबई से बैतूल आए थे, जिनमें पहले ही 2 मजदूरों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिन्हें चिचोली में आइसोलेट किया गया है। वहीं आज जिन लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्हें घोड़ा डोंगरी में आइसोलेट किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने कुछ इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित करके बाकी बाजार को खुला रहने की अनुमति प्रदान की है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले बैतूल जिला ग्रीन जोन में शामिल होने की कगार पर था, जब यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं था। लेकिन 4 दिन के अंदर ही आज मिलाकर के 8 नए कोरोना एक्टिव केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब इसके ग्रीन जोन में शामिल होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। वहीं बैतूल शहर में गनीमत यह है कि अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां पर नहीं मिला है, वरना यहां पर खतरा बढ़ सकता था, क्योंकि जिला प्रशासन ने यहां पर भी शहर में बाजार को खुलने की अनुमति दी है। हालांकि शर्तों के आधार पर अनुमति दी गई है, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव केस जिले में बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को सतर्कता बरतने की अब ज्यादा जरूरत है। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि भीतरवार में लोहे का सामान बेचने जा रहे एक लोह पीटे को भीतरवार पुलिस ने लॉकडाउन के नाम पर जमकर पीटा। जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया तो एसपी ने एडीजीपी के निर्देश पर दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ भीतरवार थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। भीतरवार थाना क्षेत्र के बनियानी चेक पोस्ट पर आज सुबह करीब 8 बजे पूरा घटनाक्रम हुआ।
दरअसल भीतरवार का रहने वाला सूरज लोहपीटा अपनी पत्नी और 3 साल की मासूम बेटी के साथ बैठकर पास के गांव लोहे का सामान बेचने के लिए जा रहा था। सूरज जब ग्वालियर शिवपुरी जिले की सीमा पर स्थित बनियानी चेक पोस्ट पर पहुंचा तो वहां आगे 2 पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। सूरज ने पुलिस वालों को बताया कि वो पास के गांव में लोहे का सामान देने जा रहा है। इसी बीच पुलिस वालों ने सूरज के साथ लॉकडाउन का बहाना बनाकर अभद्रता की। जब सूरज ने इसका विरोध किया तो गुस्साए पुलिस वालों ने सूरज को डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान सूरज की पत्नी बीच बचाव करने आई तो उसको भी इन पुलिस वालों ने नहीं बख्शा और पीटा। पास खड़ी 3 साल की बेटी रोती रही, लेकिन पुलिस वालों को इन पर तरस नहीं आया। आसपास के लोगों को जब पता चला तो मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और वहीं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस खबर को जब न्यूज़ 18 ने दिखाया तो दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर इनके खिलाफ भीतरवार थाने में FIR दर्ज की गई है। वाकई में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया है, जिसे न्यूज़ 18 ने भी सराहा है। लेकिन अगर पुलिस जनता पर अत्याचार करेगी तो वो दिखाना भी न्यूज़ 18 की जिम्मेदारी है, जिसे हम आगे भी निभाते रहेंगे। छतरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां हरियाणा से 1600 श्रमिकों को लेकर एक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन छतरपुर स्टेशन पहुंची थी, लेकिन उन्हें जो खाना दिया गया था वह बिल्कुल खराब खाना था। जिसके बाद जो श्रमिक थे उन्होंने वह खाना खाने से मना करते हुए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों का घर लौटने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस दौरान छतरपुर में रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ट्रेन से छतरपुर पहुंचे श्रमिकों ने खराब खाना देने का आरोप लगाया है। श्रमिकों ने अपने खाने को डस्टबिन में फेंक दिया, जिसके बाद पशु खाते हुए नजर आए। लगभग 1600 मजदूरों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस हरियाणा के भिवानी स्टेशन से छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इस श्रमिक एक्सप्रेस में छतरपुर जिले के 800 सहित अन्य 10 जिलों के 800 श्रमिक मिलाकर 1600 श्रमिक छतरपुर आए थे, जिनकी 10 मेडिकल की टीम द्वारा जाँच कराई गई और उन्हें 40 बसों के जरिए अपने अपने घरों तक भेज दिया गया। वहीं प्रशासन ने कुछ पैकेट्स में खराब खाना होने की बात के बोलते हुए खराब पैकेट को अलग कराया। सही खाना न मिलने से भूख से बेहाल श्रमिक और उनके बच्चे परेशान नजर आए, लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही थी कि इन श्रमिकों को खराब खाना दिया गया। खराब खाना देने की बात खुद प्रशासन ने कबूल की है। उनका ये कहना था कि कुछ पैकेट खराब पहुंच गए थे, जिसके बाद में उन्हें अलग कराया गया, लेकिन कहीं न कहीं जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गनीमत यह रही थी कि यह जो खराब खाना था मजदूरों ने नहीं खाया। अगर मजदूर खाना खा लेते तो कहीं न कहीं उन्हें बीमार होने का खतरा भी बना रहता। जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र में सुबह सुबह एक हादसे में 8 साल के बच्चे की जान चली गई। घर की बालकनी में खेल रहा यह बच्चा बालकनी से नीचे गिर गया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के सदस्यों में मातम छा गया। सुबह जो बच्चा उठकर पूरे घर में धूम मचाता था, वह अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। परिवार के लोगों को अब उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद हैं। परिवार के सभी सदस्य भी घर में ही रहते हैं, लेकिन उनकी ज़रा सी लापरवाही ने घर के चिराग को बुझा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुबह सुबह जयेश के बड़े पिताजी का बेटा उनके घर पर खेलने आया था और दोनों बालकनी में ही खेल रहे थे, तभी यह घटना हुई है। लॉकडाउन के दौरान बच्चों का घर से निकलना प्रतिबंधित है। ऐसे हालात में बच्चे घर पर ही खेलते हैं। छोटी छोटी घटनाएं कई बार बड़े हादसों का कारण बन जाती हैं। परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि बच्चे जब खेल रहे हों तब उन पर पूरी नज़र रखी जाए। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों, चाहे वो स्टूडेंट हैं या फिर दूसरे लोग हों, उनके घर तक खाना पहुंचाना आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इसी बात को लेकर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने फूड हेल्प एप्लीकेशन के नाम से एक ऐप तैयार किया है, जिसमें स्टूडेंट उस एप्लीकेशन के ज़रिए लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हो या ज़रूरतमंद लोग हो, उनके पास तक खाना पहुंचा रहे हैं। और जो राशन सामग्री है वो लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी इस फूड हेल्प एप्लीकेशन के ऐप से की जा रही। इस वक्त ये तमाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये ऐप तैयार किया है और फिर ज़रूरतमंदों तक खाना भी पहुंचाते हैं, तैयार भी करते हैं। इस वक्त स्टूडेंट है, उन्हीं से जानते। प्रीतम, आप लोगों ने ये जो फूड हेल्प एप्लीकेशन तैयार की है, तो किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरह से खाना उन तक पहुंचा रहे हैं? मैम, ये इस एप्लीकेशन का नाम फूड हेल्प है। यहाँ से जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और फिर ये
यहाँ से वो रिक्वेस्ट फूड डाल सकते हैं। यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति जरूरतमंदों को खाना देना चाहता है तो वो यहाँ से BF फूड डोनर में क्लिक करके वो डिटेल्स डाल सकता है। उससे हम लोग उनसे जाके राशन ले सकते हैं। चाहे वो खाना देना चाहते हैं तो हम लोग उनसे खाना भी ले सकते हैं। और रिक्वेस्ट फूड में यदि वो कोई रिक्वेस्ट करता है फूड का, जो भी दवा चाहिए, बिल्कुल उन्हें जिस भी तरह की हेल्प चाहिए, खाना, ब्लड या फिर किसी भी तरह की दवाई, तो हम लोग हर तरह की हेल्प कर रहे हैं उनकी। वो यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देंगे और यदि वो सबमिट करते हैं तो फिर हमारे पास उनकी डिटेल्स आ जाती है। आप लोग उनको उनके घर तक भिजवाने? बिल्कुल, हम लोग हमारे वॉलंटियर्स हैं जो उनके घर पे जाके उनको जो भी राशन या खाना जो भी देना होता है तो वो जाकर वहाँ पे हेल्प करते हैं। इस ऐप की खासियत ये है कि जो लोग भी अपने घर में खाना एक्स्ट्रा बना हुआ है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस ऐप के जरिए जरूरतमंदों तक भी खाना पहुंचा सकते हैं। ये वॉलंटियर्स आपके घर तक पहुंचेंगे, फूड कलेक्ट करेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें अभी इस वक्त भोजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ना सिर्फ भोजन बल्कि दवाइयां और जो भी जरूरत का सामान है वो भी ये वॉलंटियर्स लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही उस चीज की भी मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी राशन लोगों तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस ऐप के जरिए उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लॉकडाउन 4 में व्यापारियों को एक और राहत देते हुए आज से तमाम पान दुकानें, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून खुल गई हैं। और जिस तरह से आज दुकानें खुली हैं उसके बाद से दुकानों को संवारने का काम जारी है। लॉकडाउन के दौरान ये तमाम दुकानें बंद थी और जिस तरह से सैलून, ब्यूटी पार्लर्स भी खोलने के निर्देश यहां पर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सैलून भी आज से खुल चुके हैं। अब तक यहां पर शटडाउन था और जिस तरह से काफी लॉकडाउन के दौरान लोगों के बाल बढ़ गए थे, शेविंग्स उनको करानी थी और आज से ये शुरू होगा। और जिस तरह से काफी दिशा निर्देश जो हैं ये जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। मास्क का उपयोग करना है और इसके अलावा जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए टॉवेल जो है वो अपने घर से लाना होगा। तो इन तमाम दिशा निर्देशों के साथ ही ये दुकानें खुल रही हैं और जिला प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि इन तमाम निर्देशों का पालन करने के बाद ही यहाँ पर सारी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वारंटाइन को लेकर खास निर्देश दिए हैं। क्वारंटाइन को लागू करने के लिए कड़ाई से पालन करने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को जारी किए गए हैं। और जिस तरह से ये क्वारंटाइन को लेकर जो निर्देश दिए हैं उसमें एक बात और भी जोड़ी गई है कि यहाँ पर जिस तरह से लोकार्पण या किसी प्रकार का समारोह यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसके चलते इस पर कड़ाई से निर्देश दिए हैं कि इस पर नजर बना के रखी जाए। किसी प्रकार की कोई भी निर्माण कार्य का लोकार्पण या भूमि पूजन न किया जाए, इसके भी निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर पूरी तरह से खुद एक तरीके से नजर बना के रखे हुए हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं, जो मजदूरों को वहां पर रखा जा रहा है उसको भी किस तरह से रखा जा रहा है उसको भी निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिए हैं। वहां पर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिए हैं। और जिस तरह से क्वारंटाइन को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। क्योंकि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स में जो अलग अलग मामले को लेकर शिकायत आ रही थी उसको भी कड़ाई से पालन करने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 36 एक्टिव मामलों के साथ 95 कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या के साथ राज्य एक बार फिर से सुर्खी में है कि महज 10 घंटे में यहाँ 25 नए मरीज सामने आए थे। बहरहाल 2 दिनों में 28 नए मामले सामने आने के बाद शासन और प्रशासन में खलबली मची हुई है। व्यवस्था बहाली के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो वहीं क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली की कई तस्वीरें और आत्महत्या करने के मामले के बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था 100% की जाए, कहीं से भी कोई कोताही न बरती जाए ताकि आने वाले समय में न केवल संक्रमण को रोका जा सके बल्कि क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद लोगों की मानसिक स्थिति भी ठीक रखा जा सके। दरअसल कुछ दिन पहले कवर्धा के एक क्वारंटाइन सेंटर से एक युवक के भाग जाने की खबर निकल के आई, जिसके बाद उसका जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। तब भी खलबली मची कि आखिरकार से व्यक्ति कहां और किससे जाके मिला, लेकिन तब जाके मामला स्थिर हुआ तब ये पता चला कि वो व्यक्ति कहीं ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया था। लेकिन इस तरह के बड़े खतरे के अंदेशे के बीच अब मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता को समझते हुए निर्देशित किया है। बहरहाल देखना होगा अब मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप और निर्देश के बाद क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं सहित राज्य में कोरोना के खिलाफ तमाम जो जतन किए जा रहे हैं उसकी और व्यवस्था कितनी बहाल होती है। राजधानी रायपुर के बहुचर्चित एक्सप्रेसवे को जिस तरह से घोटाला नजर आया था और इसके जो 12 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है इस पे 5 फ्लाईओवर बनाए जा रहे थे जो
लोकार्पण से पहले ही पूरी तरह से धसक गए थे, उनको फिर से तोड़कर बनाने के निर्देश जारी किए गए थे। और अब जिस तरह से इस पूरे निर्माण कार्य को देखने खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे थे, उन्होंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से इसकी गुणवत्ता के चलते ही ये पूरी तरह से धसक गया था, इसीलिए इस बार फिर से ताम्रध्वज साहू ने ये निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि इसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। ये रेलवे स्टेशन से लेकर सरदानी दरबार तक 12 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनना है और ये जो सीधे धमतरी और धमतरी से सीधे दंतेवाड़ा और इधर जगदलपुर को ये सीधा एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। ये काफी महत्वपूर्ण है, आम लोगों को काफी इसकी राहत मिलेगी, इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को बनाने के निर्देश दिए गए थे। और जो बीजेपी शासनकाल में इसको जल्दीबाजी में बनाया गया था, जिसके चलते गुणवत्ता विहीन बनने के कारण जो 5 फ्लाईओवर बनाए गए थे, 5 पूरी तरह से धसक गए थे। इस पे 1-2 बार जो है एक्सीडेंट भी हुआ, जिसमें से एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। अब जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर ताम्रध्वज साहू ने एक बार फिर से इसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी विशेष गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। कोरोना के संकट काल में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन एक तस्वीर कोरोना की ऐसी भी है कि प्रकृति का रंग जो है वो काफी सुंदर, स्वच्छ और साफ दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बल्कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो 52-54 दिनों के आंकड़े दर्ज हुए हैं, वो आंकड़ों की जुबानी अगर माने तो कोरोना काल में प्रकृति का जो वातावरण है वो काफी साफ, स्वच्छ और सुंदर हुआ है। यानी वायु प्रदूषण जिस तरह का बढ़ा था कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी, लोग इस वातावरण में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन 52-54 दिनों के दौरान जो परिणाम आए हैं उसमें प्रकृति का रंग इतना ज़्यादा खूबसूरत हुआ है कि वायु प्रदूषण जो है वो अपना स्तर कम हुआ है। इसकी तरफ दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो नदियां हैं उनकी जलधारा काफ़ी निर्मल हुई है कि आमतौर पर जिस तरह की आवाजाही लोगों की सड़कों पर दिखाई देती थी, वाहनों के धुओं से निकलने वाले प्रदूषण के चलते जो वायुमंडल प्रदूषित होता था और उसके चलते इंसानों को भी खासी परेशानी होती थी, लेकिन जिस तरह से 52-54 दिनों के दौरान जो छेड़छाड़ रुकी है, चाहे वो औद्योगिक क्रांति की हो या फिर इंसानी छेड़छाड़ हो, इनका सिलसिला रुका है और यही वजह है कि प्रकृति आज साफ स्वच्छ अपने श्रृंगार में नजर आ रही है और कुछ ऐसा ही वातावरण वायुमंडल में दिखाई दे रहा है। यानी कोरोना ने जहां संकट काल पैदा किया है, जान को लेकर के मारामारी मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह का लॉकडाउन हुआ है, प्रकृति से छेड़छाड़ बंद हुई है, उसका ही परिणाम है कि साफ स्वच्छ सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। माना तो अब यही जाने लगा है कि अगर इस तरह से इंसान जीना सीख ले तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति के स्वच्छ वातावरण की शुद्ध आयु लेने में इंसान को राहत मिलेगी।